Good evening everyone. Third lecture of electromagnetic induction. फर्स्ट लेक्चर में हमने किया फैराडे का एक्सपेरिमेंट, दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे और हमने इंट्रोडक्शन ली मैग्नेटिक फ्लक्स की. येस्टरडे सेकंड लेक्चर में हमने फैराडे के लॉ के बारे में पढ़ा. फैराडे ने दो लॉज डिलीवर किए कि व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल चेंजेस, induced EMF is developed which remains so long as the change in flux continues. And second law was the rate of change of flux is proportional to the EMF induced. E के साथ आपने लगाया माइनस डी फाइव बाई डी टी. ये नेगेटिव साइन कल आपने देखा कि क्या बताता है कि EMF हमेशा अपोज करेगी किसको? चेंज ऑफ फ्लक्स को. ये वर्ड आप लोग कहीं कंसिडर नहीं करते. कई कहते हैं EMF अपोज करेगी फ्लक्स को. नो, इट अपोजेस द चेंज ऑफ फ्लक्स. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेनेशन दी मेनली लेंज ने. तो आइए स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर अबाउट दैट नेगेटिव साइन विच इज लेंज लॉ ऑफ EMI. बोर्ड वाइज अगर बात करूं तो 99.999% पेपर में इसका क्वेश्चन बोर्ड में आना चाहिए. नीट में 100% आना चाहिए इस टॉपिक का क्वेश्चन, लेंस लॉ का. बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे. थीम हर क्वेश्चन का एक रहेगा, तो आज ज्यादा लेक्चर नहीं क्रिएट करना हमने. जो बेसिक थीम है उसको समझने की कोशिश करनी. लेंस लॉ, राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लॉ. लिखिए सारे. दिस लॉ गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट. According to the law, the induced EMF will be developed in such a way that it will always oppose the change of flux. It will always oppose the, underline कर लीजिए, change of flux please. That is, if flux will increase, it will oppose its increment, and if the flux will decrease, it will oppose its decrement. ठीक है. सबसे पहले सब्जेक्टिव वाइज पेपर में बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्या है? स्टेट लेंस लॉ, how it supports or how it explains the law of conservation of energy. ये क्वेश्चन प्रूव करना मोस्ट इंपॉर्टेंट. how Lenz law supports law of conservation of energy.
this question. How Lenz's law supports the law of conservation of energy. ये चीज है, ठीक है. पहले इसका प्रूफ करें, फिर आगे न्यूमेरिकल वाइज कंसेप्चुअल वाइज शुरू करेंगे. तो इसके लिए पहले ये डायग्राम्स बनानी जरूरी है. ये नॉर्थ पोल आ रहा है बार मैग्नेट का. यहां पर मैं कॉइल ड्रा की, अटैच विद गैल्वेनोमीटर, राइट. जब ये नॉर्थ पोल आएगा, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, मींस इसमें करंट आएगा इस तरह से कि कॉइल का टॉप फेस नॉर्थ पोल बन जाएगा. मींस ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल. एक ये बेसिक डायग्राम. फिर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दिस थिंग, ये गैल्वेनोमीटर. नॉर्थ दूर जा रहा है, फिर करंट आएगा, रिवर्स हो जाएगा, ऊपरला एंड साउथ बन जाएगा. ठीक है. देन कम्स this thing, गैल्वेनोमीटर, ये मैग्नेट स्टेशनरी, ठीक है जी. इसमें कोई करंट नहीं. हाँ जी अजय वीर सिंह जी, आपको विजिबल है? आपने कल किया कि वीडियो आपकी विजिबल नहीं होती, बोर्ड क्लियर नहीं था. अब क्लियर नजर आ रहा है आपको? नॉर्थ पोल आ रहा है, तो ये टॉप फेस नॉर्थ पोल, नॉर्थ जा रहा है, टॉप फेस साउथ पोल. ना आ रहा है ना जा रहा है, स्टेशनरी. यहां लिखेंगे नो करंट. ये नीडल जो है, आप इसके ये भी कर सकते हो कि मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर पहले ऐसे आता है, ये रीडिंग ऐसे, अब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग इसमें ऐसे होगी और इसमें गैल्वेनोमीटर की कोई रीडिंग ही नहीं आएगी. ये तीन बड़ी हैं डायग्राम. आप नॉर्थ की जगह साउथ कर लो तो चाहे वो भी, बट टाइम शॉर्टेज होता है बोर्ड वाइज, तो आपको तीन ही ड्रा कर लो तो बड़ी, क्योंकि इसका लिखना भी हमने. लिखिए अब, राइट डाउन. ये मैं प्रूव करने जा रहा हूं, हाउ लेंज लॉ सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लिखिए, वेन एवर नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट is moved towards the coil,
then the current will flow in the coil in such a way that the top face of the coil behaves like North Pole. Therefore, work has to be done against force of repulsion, against force of repulsion in moving the magnet closer to the coil. वर्क वाली लाइन बड़ी जरूरी है, ठीक है। और बात लिखो अगले पैराग्राफ में, वेन एवर नॉर्थ पोल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, दूर लेके जा रहे हैं, देन अगेन current will flow in the coil in such a way that upper face or top face of the coil will acquire south polarity. That is, again work has to be done against force of attraction. Against force of attraction. ये नॉर्थ को दूर लेके जा रहे हो, ये साउथ ने इसको अट्रैक्ट करना है, आपको उसकी अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, राइट। देन नेक्स्ट, इफ द मैग्नेट इज स्टिल, दैट इज we don't move the work, we don't move the magnet. That is, no work is performed. Then no current in the coil. अगर आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो तो कॉइल में करंट भी नहीं आया। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग स्टिल होती है तो कोई करंट ही नहीं आता। इधर आपने काम किया अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन, इधर आपने काम किया अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इधर आपने कोई काम ही नहीं किया, कोई काम नहीं किया मतलब कोई करंट भी नहीं आया। लेंस ने कहा ये आपके द्वारा किया हुआ काम है, मैकेनिकल वर्क है जो इलेक्ट्रिक वर्क में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर हो रहा है।
This is only the mechanical work done which is developed in the form of electrical energy. If you don't perform the mechanical work, no electrical energy. It means जो mechanical work, इस मैग्नेट को ऐसे मूव करने के लिए जो मैकेनिकल वर्क किया वो वर्क स्टोर होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में. इट मींस एनर्जी कहीं और से नहीं है आ रही, ये एनर्जी कहीं और से नहीं आ रही इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसका सोर्स कौन सा है? मैकेनिकल एनर्जी. तो इट मींस दिस satisfies law of conservation of energy. What is that law? Energy is neither created nor destroyed. It just gets converted from one form to the other. यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस में? इलेक्ट्रिकल में. तो ये पूरा नंबर मिल जाएंगे. लिखेंगे कंक्लूजन में, hence it is only the mechanical work done which gets converted. It is only that mechanical work done which gets converted into electrical form. That is, energy is just transformed or energy is just converted from one form to the other form. Hence, law of conservation of energy is obeyed. Okay? Law of conservation of energy is obeyed. ये है लेंस लॉ. हाउ लेंस लॉ एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्वेश्चन आए बोर्ड में तो आपने इतना लिखना है. मोस्टली 3 मार्क्स की वेटेज का ये क्वेश्चन होता है और एटलीस्ट 2 मार्क्स की वेटेज का होगा. अगर 2 मार्क्स की होगा तो थोड़ा सा रैपिडली ये लिख देना डायग्राम में कि इधर ही लिख दो, चाहे वर्क डन अगेंस्ट रिपल्शन, वर्क डन अगेंस्ट अट्रैक्शन, नो वर्क डन, नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी. थोड़ा शॉर्ट करके लिख दो, सेंस क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. तो लेंस लॉ ने ये बताया कि जो इंड्यूस्ड करंट है या इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है. इट ऑलवेज अपोजेस द पॉजिटिव एजेंट. इट ऑलवेज अपोजेस द, कल वर्ड लिखा था पॉजिटिव एजेंट. नॉर्थ ही आ रहा है और ये नॉर्थ ही डेवलप हो रहा है. ये नॉर्थ जा रहा है, दूर जा रहा है, ये साउथ डेवलप हो रहा है. उसको जाने से रोक रहा है, उसको आने से रोक रहा है. ठीक है जी. आप लोगों पे एप्लीकेबल होती है ना पढ़ना ना पढ़ने देना. कोई बंदा पढ़ने लगे तो उसको बोलो कि आ जाओ, नहीं भाई पढ़ना नहीं है, खेलना है. वो कहता चलो खेलते हैं, तो तुम को नहीं जी पढ़ना है. खत्म. आप लोगों पे एप्लीकेबल. तो ये क्या लिखोगे नटशेल में? इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस causative agent, no direction of its own. इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है, अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है. ये चीज एक डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए और रूल भी होता है, पहले वो भी छोटा सा लिख ले, फिर मैं आपको इसकी लेंस लॉ की इलस्ट्रेशन सिखाता हूं. आपने ये रूल 10th में भी सीखा था, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. क्या है ये रूल? अपना राइट हैंड, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर, थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में. ठीक है. अगर फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एफ फॉर दिस थिंग, फर्स्ट थंब मोशन, सेंट्रल फिंगर इंड्यूस करंट, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं.
तो लिख लिया अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब of your right hand in mutual perpendicular direction such that first finger represents direction of magnetic field, thumb represents direction of motion of conductor, then central finger will give us direction of induced current. ये लिखने में ठीक है, अप्लाई नीचे करने हमने लेंस लॉ से अप्लाई करना जी। डायग्राम्स में मैं कभी ये ऐसे अप्लाई नहीं करूंगा, ये राइट हैंड ट्राइड कई बच्चों से बनता ही नहीं है। लिखना एक नंबर का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आप देखोगे सारे क्वेश्चन में लेंस लॉ से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन नाउ illustrations explaining लेंस लॉ। illustrations explaining लेंस लॉ। तो आइए स्टेप बाय स्टेप उसकी डायग्राम्स बना के आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूं कि कैसे लिखना है। ये कर लिया, लेंस लॉ क्लियर हो गया आप सबको। बहुत ध्यान से ये चीजें समझना, जल्दबाजी ना करना। क्रैमिंग करने से इसका रिजल्ट बड़े बच्चे क्रैम कर लेते हैं, फिर शॉर्ट ड्यूरेशन का रहेगा वो काम। कंटेंट को समझना बस प्लीज। In your NCERT there are almost 20 questions based on these diagrams. मैं फर्स्ट 0 लेवल से डायग्राम शुरू कर रहा हूं। ये मैंने क्रॉसेस डाले, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। साथ साथ अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर चलना, जैसे सीधी बात। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, अंदर है। एक कोई कंडक्टर कोई सी भी शेप इसमें एंटर हो रहा है। दिस इज से ए, दिस इज से बी, दिस इज से सी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में ये ट्रायंगुलर कॉइल कोई एंटर हो रही है। क्वेश्चन ये होगा, बस क्वेश्चन तो ये होगा, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस कॉइल एच इज। अब ध्यान से सुनना, रट्टे लगाने वाले तो बात नहीं है। वर्डिंग बड़े बच्चों की गलत होती है इस क्वेश्चन को पेपर में लिखते वक्त। देखो भी इधर देखिए, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रही है। इसका मतलब जैसे जैसे ये कॉइल यहां आएगी इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। जैसे जैसे ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एंटर होगी वैसे वैसे उसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, 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 इंक्रीज होगा। इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा ही होगा इस तरह से कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स की इंक्रीमेंट को अपोज करेगा। अब वो कैसे अपोज करेगा? एग्जिस्टिंग फील्ड की डायरेक्शन है अंदर, वो करंट इस तरह से डेवलप होगा कि उस करंट का
मैग्नेटिक फील्ड इस एग्जिस्टिंग फील्ड के अपोजिट आए, उस करंट का, मेरे वर्ड सुनिए, इस इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग के अपोजिट आए। एग्जिस्टिंग किधर है? डाउन। इसमें करंट जो आएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर आना चाहिए? बाहर। बाहर के लिए थंब बार, तो करंट किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा जब वो एंटर करेगा। सुनना, अभी मैं लिखा नहीं रहा हूं, सुनो पहले। मान लीजिए ये जब कॉइल, सुन लीजिए, लीव कर रही, अब ये मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे 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 बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, फिर इसमें करंट आएगा। इस तरह से करंट आएगा कि उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग फील्ड को फेवर करे। फेवर, फेवर मतलब सेम डायरेक्शन में हो, यानी कि इसमें से जो करंट है उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड होना चाहिए। मींस उसके लिए ये क्या होगा फिर? क्लॉकवाइज। ये थीम है। नई डायग्राम समझो पहले, मैं लिखाता हूं अभी, प्लीज लिखना, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट। 2-3 क्वेश्चन पूरी वर्डिंग मैं लिखाऊंगा। ये है जी मैग्नेटिक फील्ड, डॉट्स, इसका मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है जी। अब कोई कॉइल, कोई भी शेप ले लो यार, अभी शेप मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हम कि कितना डेवलप होना है, हम जस्ट अभी उसकी डायरेक्शन की बात सीखने जा रहे। ये कॉइल इसमें एंटर हुई, अब जैसे जैसे ये कॉइल एंटर होगी इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा तो इसमें करंट आएगा। वो करंट ऐसा होगा, वो कहेगा ये बढ़ना नहीं चाहिए, उसकी बढ़ोतरी को, उसकी इंक्रीमेंट को अपोज करेगा। ठीक है जी। ये एग्जिस्टिंग फील्ड किधर है? उसने अपने आप में करंट इस तरह से डेवलप करना है कि उस करंट का, इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग के अपोजिट आए। ये किधर है? बाहर। तो वो करंट का मैग्नेटिक फील्ड किधर आना चाहिए? अंदर। अंदर मतलब क्लॉकवाइज, यानी कि एंटर होते वक्त इसमें करंट किधर होना चाहिए? क्लॉकवाइज। फिर से बात, जब वो लीव करेगा, वही बात, 2-3 बातें। लीव करने से फ्लक्स डिक्रीज होगा, इंड्यूस करंट आएगा ही आएगा, इंड्यूस करंट आएगा ही आएगा। इस तरह से कि उस करंट का अपना मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग फील्ड के फेवर में आ जाए। ओके, मैं अपना फील्ड भी इसमें ऐड कर देता हूं ताकि ये कम ना हो। एग्जिस्टिंग किधर है? बाहर। उसका फील्ड भी बाहर आना चाहिए, उसके लिए करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब आप सोचो, इधर भी मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोला, इधर भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोला, आंसर तो भाई यही आना है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कुछ बच्चे रट्टे लगा लेते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कुछ समझ के कर लेते हैं। वर्डिंग मैटर करेगी कि आपने लिखा कैसे। 2-3 बातें होती हैं। 2-3 बातें कौन सी? फिर मैं डिक्टेट करता हूं, आपके मन में क्लियर होनी चाहिए। पहली बात, एग्जिस्टिंग फील्ड किधर है? एग्जिस्टिंग फील्ड मतलब जिस फील्ड में
कॉइल ने एंटर होना। दूसरी बात, एंटर हो रही है उससे फ्लक्स बढ़ रहा है, लीव हो रही है उससे फ्लक्स कम होता है। तीसरी बात, जो बढ़ेगा उसको बढ़ने से अपोज करना है, उसको बढ़ने से अपोज करना है, इसलिए एग्जिस्टिंग के अपोजिट इसका फील्ड आना चाहिए। जब कम होगा उसको कम होने से भी अपोज करना है, कम होने से अपोज करने का मतलब उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है, एग्जिस्टिंग के फेवर में होगा दिस पार्ट। ये थीम ऑफ द कंटेंट है। शेप जो मर्जी कॉइल की हो जाए वो करेंगे, ठीक है जी। अब मैं आपके लिए लिखता हूं, एक मैं डिटेल लिख देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आपने वर्डिंग बना देनी है। पहले प्लीज सुन लो कि मैं क्या लिख रहा हूं। हियर इन द डायग्राम existing field is in perpendicular downward direction. ठीक है। Whenever coil enters magnetic flux linked with coil increases, so induced current will be developed in such a way that it will oppose the increment of magnetic flux. That is, direction of induced current will be in such a manner that magnetic field generated because of this should be opposite to the existing field. ठीक है। अब इस डायग्राम की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ पहले केस की, जब ये एंटर हो रहा है। एग्जिस्टिंग किधर है? डाउन। इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर आना चाहिए? अप। फिर इसलिए करंट किधर होना चाहिए? अप, एंटी क्लॉकवाइज। फॉर दिस इंड्यूस्ड करंट इन फर्स्ट केस, मैं फिर लिख रहा हूं, should be in anti-clockwise direction, और जब वो लीव करेगा तो वर्डिंग बनाते हो अब अपने आप। क्या लिखेंगे?
Here in the diagram, existing field is in perpendicular downward direction. When the coil leaves, magnetic flux linked with the coil decreases. Induced current will be developed in such a way that it will oppose the decrement of magnetic flux. That is, the direction of the induced current will be in such a manner that magnetic field generated because of this should be in same sense. Should be in same sense as that of existing field. Therefore, its direction would be in clockwise, ताकि वो अंदर कोई हो. ठीक है, इधर आप लिख सकते हो अभी एंटर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ये आएगा इधर क्लॉकवाइज, और जब ये लीव होगा तो किधर आएगा एंटी क्लॉकवाइज. इसमें जब एंटर हुआ तो क्या एंटी क्लॉकवाइज, जब ये लीव हुआ तो क्या क्लॉकवाइज. बीच में एक स्टेज ये भी आती थी जब वो पूरी तरह से अंदर ही मूव करेगा. जब वो पूरी तरह से अंदर ही मूव करेगा उस स्टेज में हाँ जी क्या करंट वुड बी जीरो. जब ये पूरा अंदर ही रहेगा तो करंट वुड बी क्या जीरो. जैसे मान लीजिए ये कॉइल जब ये बोर्ड में एंटर कर रही है, इसमें करंट आएगा. अब 0 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 जब ये जाएगा फिर करंट आया, अब जीरो हो जाएगा. ये बात ओके. पहले इतनी बात लिखिए, फिर अगली डायग्राम एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं. क्लियर हुई है आपको अब डायग्राम सारे? अभी बड़े केसेस हैं, बड़े ध्यान से और समझिए, कुछ बच्चों को मिसकंसेप्शन हो रही. ये है जी एग्जिस्टिंग फील्ड. क्या है? एग्जिस्टिंग फील्ड. इसने नहीं चेंज होना. क्या डायरेक्शन? परपेंडिकुलर आउट. परपेंडिकुलर आउटवर्ड. इसके अंदर मान लीजिए ये ऐसे कॉइल पड़ी. बड़ी ध्यान से समझना, अभी पहले से ही कॉइल पड़ी. ठीक है जी, ये सीबीएसई 2015 के पेपर का क्वेश्चन था. ये कॉइल सर्कुलर शेप अटेन कर रही. क्वेश्चन ये था, an irregular coil is placed in between the existing field. If it is converting into a circular shape, what will be direction of induced current if any? साथ में ये भी if any. क्या induced current develop होगा? कई बच्चे कहते हैं नहीं होगा. कैसे होगा? ये जो कॉइल है ये जब एक्सपैंड करेगी तो आप देख रहे हो इसका एरिया बढ़ेगा. एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा. इससे बर्दाश्त नहीं होना कि ये फ्लक्स बढ़ कैसा रहा. उसने फ्लक्स की इंक्रीमेंट को अपोज करना है. अपोज मतलब करंट डेवलप होना है. इस तरह से करंट डेवलप होगा कि उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग फील्ड के अपोजिट आए. एग्जिस्टिंग फील्ड किधर है? उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड किधर आना चाहिए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो when it is converted in circle
current would be in clockwise direction. ठीक है, फिर से देख लीजिए भाई, फिर देख लीजिए। मेरे पास तो बड़े क्वेश्चन है, मेरे पास नहीं है जो बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है, मैंने थोड़ी बनाए। सबसे पहला ध्यान, हाँ जी, एग्जिस्टिंग फील्ड किधर है? डाउनवर्ड। सबसे जरूरी बात, एक ये सर्कुलर कॉइल, ये कन्वर्ट हो रही है, ऐसे छोटी सी रॉड बन रही है। तो क्या हुआ फिर? एक बड़ा एरिया था, ये स्क्वीज हो गया, ऐसे छोटी रॉड बन गई, एरिया कम हो गया। एरिया कम हो गया, एरिया कम तो क्या? फ्लक्स कम हो गया। अगर फ्लक्स कम हुआ, अगर फ्लक्स कम हुआ तो फिर इंड्यूस करंट आएगी। वो कहेगा ना बा, मैं आपको कम नहीं होने दूंगा। इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, जो करंट इस तरह से होगा कि उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड, उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग फील्ड के फेवर में आए। फेवर मतलब उसी डायरेक्शन में आए। तो इसका मतलब उसके डायरेक्शन में आने के लिए वो डाउनवर्ड होना चाहिए। डाउनवर्ड मतलब क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा। किधर होगा इसमें? इस केस में करंट वुड बी इन क्लॉकवाइज सेंस। पता चली बात? नट शेल, हिंदी पंजाबी इंग्लिश में कहीं पर लिख लो भाई, जो लैंग्वेज आपको ठीक लगती। अंग्रेज इंग्लिश में लिख लें, बाकी देसी बंदे पंजाबी में लिख लें। बात यह है कि अगर फ्लक्स बढ़ना है, अगर मेरी बात सुन लो फिर अपनी भाषा में लिख लेना, अगर फ्लक्स बढ़ना है तो इंड्यूस्ड करंट ने उसको बढ़ने नहीं देना, एग्जिस्टिंग फील्ड के अपोजिट अपना फील्ड देना है। अगर फ्लक्स कम होना है तो इंड्यूस्ड करंट ने एग्जिस्टिंग फील्ड के फेवर में फील्ड जनरेट करना है, उसी डायरेक्शन में। तीसरी बात, अगर ना फ्लक्स बढ़े ना कम हो, ना बढ़े ना कम हो, तो इंड्यूस करंट आना ही नहीं। इंड्यूस करंट आना ही नहीं। मतलब मैंने तो दो ही बातें लिखी हुई थी, बढ़ावा तो फिर उसको घटाने की कोशिश, घटना तो उसको बढ़ाने की कोशिश। बस आप उस हिसाब से कर लो। घटाने की कोशिश, किसी चीज को घटाने की कोशिश मतलब उस चीज के अगेंस्ट फील्ड जनरेट कर दो। किसी चीज को बढ़ाने की कोशिश मतलब उसी की डायरेक्शन में, उसी के फेवर में फील्ड जनरेट कर दो, खत्म होगी स्टोरी। समझ लगी बात? अब जैसे ये क्वेश्चन, अच्छा चलो पहले एक और छोटा सा क्वेश्चन कंसेप्चुअली। हाँ जी, वो क्वेश्चन था मैंने आपको कराया, ये क्वेश्चन, ये 2 दिन पहले भी किसी ने कंसेप्चुअली पूछा था। लो ये सुनो, ये एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़ी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पहला क्वेश्चन यही होगा।
एक मेटेलिक कॉइल है, ठीक है जी, एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट को ऐसे ड्रॉप किया, कहते व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ द बार मैग्नेट। बड़ा छोटा आया था ना पिछली शीट में ये क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन था शीट का। आ देखो ये, अगर मैं ये कॉइल को, ये बार मैग्नेट को जस्ट ऐसे ड्रॉप करता हूं, इसका एक्सेलरेशन है इक्वल टू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब ये कॉइल है, मेटेलिक कॉइल है, वुडन कॉइल ना हो, याद रखना, मेटेलिक कॉइल में, मेटल में करंट आएगा, कंडक्टर्स। नॉर्थ पोल आया 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 आया, इधर ऊपर क्या डेवलप हो जाना है, नॉर्थ पोल। इस नॉर्थ ने आने वाले नॉर्थ को अपोज करना है, इस नॉर्थ ने आने वाले नॉर्थ को अपोज करना है। अगर अपोज करना है तो इसका एक्सेलरेशन थोड़ा सा जी से कम हो गई होगा, ठीक है। जब ये जाने लगेगा, मान लीजिए मैं ये करता हूं क्रिएट, सुनिए, मैं मान लो ये चीज करता हूं, ये ऐसे है, मेरे पास कॉइल ऐसे है, ठीक है, और मैं छोटी सी बात ये करता हूं आपके लिए कि ये मेरा छोटा सा बार मैग्नेट है। जब ये नॉर्थ पोल आया, ये टिप मान लो नॉर्थ पोल, सुन लीजिए, डेवलप कर सकते हो कई क्वेश्चन। जब ये नॉर्थ पोल आया आया आया, यहां ऊपर होना है नॉर्थ पोल डेवलप। उस नॉर्थ ने आने वाले नॉर्थ को रिपेल करना, यानी कि उसका एक्सेलरेशन जी से कम होगा। इधर देखिए, उसका एक्सेलरेशन जी से कम होगा। अब ये जब ऐसे जा रहा है, 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 अब क्या है, ये तो अंदर है, इसका एक्सेलरेशन जी ही होगा, कोई डेवलप नहीं होगा क्योंकि कुछ चेंज नहीं हो रहा। पर जब ये लीव करने लगेगा ना, आ देखो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, साउथ दूर जा रहा है, साउथ दूर जाएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, लेस देन जी। यानी कि व्हाइल एंटरिंग एक्सेलरेशन लेस देन जी, व्हाइल लीविंग एक्सेलरेशन क्या, लेस देन जी। जब उसके इफेक्ट से बहुत दूर चले जाएगा तो फिर एक्सेलरेशन जी से चलेगा। समझे बात को? ये बड़ा अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है कि ये कॉइल पड़ी, मान लो मैं ऐसे कॉइल ड्रा कर दूं, ये मैग्नेट फॉल हुआ, डायग्राम ये है। क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सेलरेशन, आंसर क्या बनाना है, एक्सेलरेशन इज लेस देन जी। इसी क्वेश्चन का मैंने बी पार्ट बनाया था। अगर मेरी ये कॉइल थोड़ी सी कट हो, ऐसे हो, तो ये हो गया ओपन लूप। इंड्यूस करंट क्लोज लूप में फ्लो करता है, ओपन में नहीं करता, ठीक है। अगर ओपन लूप होगी तो करंट ही नहीं आएगा, करंट नहीं मतलब नो पोल, उसका एक्सेलरेशन जी होगा। यानी कि अगर मैं इस मेटेलिक कॉइल में थोड़ा सा कट क्रिएट कर दूं, इसको कट कर दूं थोड़ा सा पोर्शन भी, तो जो मैग्नेट आ रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा, वो जी से कम नहीं होगा। समझे बात? अब जैसे ये क्वेश्चन, एक लूप है, एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, वो कहता है व्हाट विल बी करंट इन द लूप, व्हाट विल बी करंट इन द, और व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप। याद रखना एक मिनट, ये अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसका इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर अपवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। पर ये आई बड़ा टेक्निकल पॉइंट, बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट, ये आई कांस्टेंट है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहां पर वो कांस्टेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट। यहां ना फ्लक्स बढ़ेगा ना फ्लक्स कम होगा, तो इसमें इंड्यूस करंट क्या होगा, जीरो। अगर यहां पर लिखा होता आई इंक्रीजिंग, आई डिक्रीजिंग, ये वर्ड्स होते, तीन ही वर्ड्स का क्वेश्चन बनता है। लिखा हो आई, यहां लिखा हो आई इंक्रीजिंग या आई डिक्रीजिंग। आई लिखा मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब यहां पर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट। आई इंक्रीजिंग, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। आई डिक्रीजिंग, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है। फ्लक्स बढ़ेगा तब भी इंड्यूस करंट आएगा, फ्लक्स कम होगा तब भी इंड्यूस करंट आएगा,
ठीक है, बड़ी टेक्निकल बात, अच्छे से समझाता हूं। फिर सुनो, ध्यान से सुनो। तीनों चीजें इस डायग्राम में दोबारा ड्रा करके समझाता हूं। ये एक वायर, ये कॉइल, आंसर देना नो करंट इन कॉइल। क्यों? रीजन पता चल गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल विल बी कांस्टेंट। दूसरी बात, ये वायर करंट इंक्रीजिंग, ये कॉइल का सेंटर। तो सुन लीजिए, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो इसका है बाहर, वो इंक्रीज होगा, इसमें इंड्यूस करंट होगा जो इसको इंक्रीज नहीं होने देगा, और वो अपना फील्ड जनरेट करेगा एग्जिस्टिंग के अपोजिट। एग्जिस्टिंग किधर है? बाहर। वो अपना करंट जनरेट करेगा जिस करंट का मैग्नेटिक फील्ड किधर आए? अंदर। यानी कि ये करंट किधर होगा? क्लॉकवाइज। तीसरी गल आई डिक्रीजिंग, एक्वाइल, एग्जिस्टिंग फील्ड बाहर, ये करंट जनरेट करेगा कि वो डिक्रीज ना हो, यानी कि इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड भी किधर आना चाहिए? बाहर। उसके लिए क्या? उसके लिए आई डायरेक्शन देख लो कड़ी, एंटी क्लॉकवाइज। आज 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। एक्वाइल नीचे हो तो फिर आंसर बदल जाएंगे। फिर सुनो भाई लोग, करंट है कांस्टेंट, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट फील्ड का मतलब यहां पर कोई इंड्यूस करंट नहीं। इधर करंट बढ़ रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा बाहर की तरफ बढ़ रहा है। एग्जिस्टिंग फील्ड बाहर की तरफ, वो भी बढ़ रहा है। इंड्यूस करंट ऐसे कि उसको बढ़ने ना दे, यानी कि इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए? अंदर। ए देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर कम हो रहा है, कम हो कहेगा ना यार कम ना हो, मैं तुझे में कुछ और ऐड करता हूं, कम ना हो, यानी कि उसका मैग्नेटिक फील्ड भी किधर आना चाहिए? बाहर। सो ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे बच्चों बड़े सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लेंस ला के बहुत क्वेश्चन है मेरे पास। अभी हमने आज बेसिक 2 3 4 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो देखो उसको, उसके क्वेश्चंस अभी करो ना। आप कहोगे ये भी समझा दो वो भी समझा दो, मुझे पूछ ही जाओगे। अभी मैंने बड़ी सारी बातें समझानी है, बतानी है। सो प्लीज थोड़ी सी पेशेंस, 2 दिन लगेंगे इस लेंस ला के टॉपिक को कंप्लीट करने में, 2 से ज्यादा भी लग सकते हैं। ये जल्दी खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है, बड़े आराम से टॉपिक समझने वाला है। बस ये समय लग गया तो ईएमआई चैप्टर समझ लो खत्म है आपका। आप अगर ये ना कहना कि अभी हमें आज समय लग गया, अभी बड़े सारे पॉइंट्स हैं जो समझने वाले हैं, कई और टेक्निकल बातें इनमें इन्वॉल्व होंगी। तो ये छोटी डायग्राम्स, ये जो इसमें मैंने एक ही रीजन लिखा था, आपने अंदर एंटर करने वाला रीजन देना है, बाहर जाने वाला रीजन देना है, इसमें एंटर करने वाला रीजन, बाहर जाने वाला रीजन प्रॉपरली लिखना है। एक बार लिख छोड़ना, फाइनल पेपर तक जाते जाते फरवरी में फिर रिवाइज नोटबुक से ही करना है, फिर याद रहेगा, नहीं तो मुश्किल हो जानी है, फिर उस टाइम पे वर्डिंग भूल जानी है आप, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर।